नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल वाई संजय में। आप आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और अदर किसी ट्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैटरी की रेटिंग सामान्यतः की जाती है। ऑप्शन में है हमारा वाट घंटा, किलोवाट में, एम्पियर पर सेकंड में, एम्पियर घंटा में। बैटरी की रेटिंग जो है दोस्तों एम्पियर घंटा में दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए, आप इसको आपके नोट्स में ऐड कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? विद्युत अपघट्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? ये होता है H2SO4। दोस्तों जो H2SO4 है वो किस प्रकार की बैटरी में हम इसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसमें लेड एसिड बैटरी में दोस्तों हम H2SO4 जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, H2SO4 और जो जल का रेशो, जो जल होता है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट में रेशो क्या रहता है दोस्तों? तो दोस्तों H2SO4 और जल का रेशो दोस्तों इसमें होता है 1:3 और होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशो दोस्तों, हर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये, तो इसको आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक 4 पोल 3 फेज मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत आपूर्ति पावर सप्लाई पर चलती है, तो उस गति की गणना करें जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र पर घूमता है। तो दोस्तों इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र जो घूम रहा है उसके की गणना करनी है, उसकी गति की, चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है वो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम? सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। दोस्तों यहाँ पर F जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति होती है, P जो है दोस्तों इसमें पोल होते हैं। तो इसमें हमें दोस्तों पोल कितने दिए गए हैं? 4, फ्रिक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज दी गई है। तो आराम से हम इसकी जो गति है, गति की गणना जो करनी है हमें स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र में जो घूमता है उसकी, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस गति। तो दोस्तों हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से 120 इंटू फ्रिक्वेंसी हमें 50 दी गई है, अपॉन पी में पोल कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं दोस्तों 4 से अगर 12 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो इसमें बच गया दोस्तों हमारा 30 इंटू 50। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों 3×5 = 15, इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1500 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? हमारा जो NS जो आई है हमारी 1500 RPM आई है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 RPM। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की अगर गति हमसे पूछे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लग जाएगा सिंक्रोनस गति के बराबर में क्या होता है? 120 F/P। P यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स हैं, F हमारी फ्रिक्वेंसी है जो कि हमें 50 हर्ट्ज दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है। तो दोस्तों जो अंडरग्राउंड केबल डालने की सबसे आसान विधि कौन सी होती है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वो देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है पहला दिया गया है प्रत्यक्ष गड़ाई या डायरेक्ट ब्यूरियल, क्षैतिज दिशीय ड्रिलिंग या हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, या सेमी डायरेक्ट ब्यूरियल, या अप्रत्यक्ष गड़ाई या सेमी डायरेक्ट ब्यूरियल, और एक होता है पाइप जैकिंग। तो दोस्तों इसमें जो है ये जो ऑप्शन ए जो दिया गया है डायरेक्ट ब्यूलिंग, ये जो है प्रत्यक्ष जो गड़ाई होती है, ये भूमिगत जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती हैं उनकी जो डालने की, इंस्टॉल करने की जो सबसे आसान विधि है वो होती है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारी धरती होती है, पृथ्वी, अर्थ, उसमें दोस्तों 1 मीटर का गड्ढा खोद के केबल को हम बिछाते हैं। इसमें 1 मीटर की तो गहराई हो जाती है और 0.5 मीटर की क्या हो जाती है दोस्तों इसमें चौड़ाई। तो इसमें दोस्तों अंदर जो ये केबल है हमारी इसमें बिछा दी जाती है और इसके ऊपर हमारा थोड़ा रेत को चढ़ा दिया जाता है, और जो गड्ढे की जो दीवारें होती हैं उन पर क्या कर देते दोस्तों? ब्रिक्स लगा दी जाती है उसके चारों तरफ। दोस्तों इस प्रकार जो हमारे अंडरग्राउंड केबल्स की इंस्टॉल करते हैं हम, जो डायरेक्ट ब्यूरियल प्रत्यक्ष गड़ाई जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इन्वर्टर परिपथ का उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है
हाई फ्रिक्वेंसी टू लो फ्रिक्वेंसी के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी के लिए और डीसी को एसी में बदलने के लिए। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीसी को एसी में बदलने के लिए। दोस्तों डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं 120 वोल्ट पर, 110 वोल्ट पर, 50 वोल्ट पर, 230 वोल्ट पर। तो दोस्तों अपने जो घरों में, इंडिया में जो है घरों में जो सप्लाई आती है दोस्तों, वो आती है 230 वोल्ट की। मतलब ऑप्शन जो डी हमारा दिया गया है वो इसका राइट आंसर है। मतलब 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर हमारे घर में जो उपकरण होते हैं वो दो ऑपरेट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता परिवर्तन ये होती है 90 से 95% के बीच, 70 से 80% के बीच, 20 से 40% के बीच, 40 से 60% के बीच। तो दोस्तों जो लेड एसिड सेल जो होता है उसकी जो वाट घंटा दक्षता है वो जो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया गया है 70 से 80% इसकी सेल की दक्षता होती है, 70 से 80%। किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों? लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता। और दोस्तों हम अगर बात करें, ये तो हमने की बात किसकी, सेल की, तो कितनी हो गई 70 टू 80%। अगर दोस्तों हम बैटरी की बात करते हैं तो लेड एसिड जो बैटरी रहती है उसकी जो दक्षता है दोस्तों कितनी होती है 90 टू 95%। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर हमारा लेड एसिड सेल पूछ लिया तो उसकी 70 से 80 हो गई। नेक्स्ट हमारा हो सकता है वो पूछ ले लेड एसिड बैटरी की, तो उसकी हो जाएगी 90 से 95%। क्वेश्चन नंबर 8, 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? बिट, निब्बल, बाइनरी, वाइट। तो दोस्तों 4 बिट का जो समूह होता है वो कहलाता है निब्बल। मतलब ऑप्शन बी जो दिया गया है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 बिट का समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? निब्बल कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जो 8 बिट का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? वाइट कहलाता है। दोस्तों ये सभी एक अपने कंप्यूटर की टर्म है जिसमें हमारी जो मेमोरी सेव होती है बिट, वाइट, और जो हमारा किलोबाइट, मेगाबाइट जो रहते हैं ये हमारी एक मेमोरी की क्षमता रहती है। 8 बिट का समूह वाइट कहलाता है, 4 बिट का समूह निब्बल कहलाता है, और 1024 बाइट जो रहते हैं उसमें कितने होते हैं? 1 किलो बाइट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है? 2000 वाट, 400 वाट, 1000 वाट, 5000 वाट्स। तो दोस्तों जो साधारण मिक्सर जो होती है हमारी जनरली 400 वाट्स के पर हमारी उपयोग में ली जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 400 वाट। दोस्तों जो साधारण मिक्सर जो होता है दोस्तों, जो इसमें हमारी जो एक मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर, कौन सी मोटर होती है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों इसमें। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग इसमें किया जाता है। ये यूनिवर्सल मोटर जो है दोस्तों कौन सी मोटर होती है? ये दोस्तों एसी मोटर होती है ये। तो ये दोस्तों 2 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बनते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आ गए हैं, तो ये भी आप नोट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल क्या है? दोस्तों बार्ड लियोनार्ड एक मेथड होता है जो कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों ये। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये एक बार्ड लियोनार्ड मेथड क्या है दोस्तों? एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड है दोस्तों। इसके द्वारा जो बार्ड लियोनार्ड मेथड है इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारी डीसी शंट मोटर होती है, डीसी शंट मोटर जो होती है दोस्तों, इसमें दोस्तों इसको स्पीड को कंट्रोल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक डीजी सेट होता है, लगा रहता है। क्या रहता है दोस्तों इसमें? एक बार्ड लियोनार्ड मेथड में क्या होता है दोस्तों, एक डीजी सेट भी इसमें लगा रहता है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। एक ही वोल्टेज कंट्रोल मेथड है जिसके द्वारा डीसी शंट मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है, और इसमें एक डीजी सेट्स भी रहता है किसमें? बार्ड लियोनार्ड मेथड में। क्वेश्चन नंबर 11, 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो दोस्तों जो हमारी पावर है आई स्क्वायर आर के बराबर दोस्तों इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हमें आई कितनी दी गई दोस्तों?
10 एम्पियर। रजिस्टेंस कितने दिया गया है? 10। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1000 वाट। तो दोस्तों इसमें हमारा 1000 वाट किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। मतलब एक 10 एम्पियर की धारा को किसी प्रतिरोध से 10 ओम के प्रतिरोध से अगर प्रभावित करते हैं तो उसमें 1000 वाट की ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 12, स्वपरिणामित्र मतलब ऑटो ट्रांसफर में होती है 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, 1 वाइंडिंग, 4 वाइंडिंग। दोस्तों ऑप्शन सी जो दिया गया है 1 वाइंडिंग, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार से दिखाते हैं दोस्तों? ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसका सप्लाई वो अपना जो इनपुट वोल्टेज रहता है, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग है इसको बोलते हैं, इस साइड को जो कनेक्टेड होता है। लोड हमारा दोस्तों इस साइड में कनेक्ट रहता है, इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसमें यहाँ पर एक टैप चेंजर लगाया जाता है, जो कि हमारे जो बाइंडिंग जो हमारी एक सिंगल जो बाइंडिंग लगाई है हमने, उसमें ये वोल्टेज को जो रेगुलेट करने का काम आता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ दोस्तों इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में भी करते हैं हम दोस्तों, और ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में भी किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कई बार पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, बैटरी संतुलन परिपथ में वृद्धि करता है। तो दोस्तों जो बैटरी बैलेंसिंग सर्किट है वो किस में वृद्धि करता है दोस्तों? टेम्परेचर में, लाइफ ऑफ बैटरी, प्रेशर या कंसंट्रेशन सांद्रता। तो दोस्तों जो बैटरी बैलेंस सर्किट जो है बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है दोस्तों। जो ऑप्शन बी जो हमारा दिया गया है वो इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है फार्मिका जेल, माइका जेल, सिलिकॉन जेल, सिलिका जेल। दोस्तों जो ऑप्शन डी जो दिया गया है सिलिका जेल, जो सिलिका जेल जो है ब्रीदर में दोस्तों उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों सिलिका जेल जो होता है जनरली दोस्तों ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है दोस्तों, नीला कलर का। लेकिन दोस्तों जब ब्रीदर से जब ट्रांसफार्मर ब्रीदर के माध्यम से जो एयर एब्जॉर्ब करता है, मतलब शोषित करता है, मतलब हवा को जब इसका शोषित करता है, ये हवा को अंदर लेता है, तो दोस्तों वो ब्लू जो कलर है एयर के आर्द्रता के कारण किस प्रकार का हो जाता है दोस्तों? पिंक कलर का हो जाता है ये दोस्तों बाद में। तो आपको दोस्तों ये भी याद रखना होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सिलिका जेल का कलर ब्लू कलर का होता है, बाद में आर्द्रता पाने के बाद में इसका कलर चेंज होता है पिंक कलर में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोगिता अवधि सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए है लिथियम सेल, ऑप्शन बी है एल्काइन सेल, ऑप्शन सी है मरकरी सेल, ऑप्शन डी है कार्बन जिंक सेल। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है लिथियम सेल, दोस्तों लिथियम सेल की जो है कार्य अवधि जो है सेल की सबसे अधिक होती है दोस्तों। दोस्तों इसकी जो सेल्फ लाइफ टाइम जो कितना होता है दोस्तों? इसका 10 वर्ष। इसका जो 10 वर्ष होता है दोस्तों, किसका? जो लिथियम सेल है इसकी जो उपयोगिता अवधि है, मतलब इसकी लॉन्गेस्ट लाइफ, ये लिथियम सेल लॉन्गेस्ट लाइफ होता है, इसकी 10 वर्ष की लगभग अवधि होती है दोस्तों। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है इसका चलने का लिथियम सेल का कितना होता है? 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, एक टोस्टर का हीटिंग एलिमेंट तापमान एलिमेंट किस तार से बना होता है? कुप्रोनिकल, नाइक्रोम, निकल, कंथैल। तो दोस्तों जो टोस्टर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो जो बनाया जाता है नाइक्रोम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाइक्रोम दो दोस्तों है निकल Na प्लस क्रोमियम Cr मिश्रण द्वारा बनाया जाता है। निकल और क्रोमियम के मिश्रण से इसका बनाया जाता है। दोस्तों जो नाइक्रोम है हमारा जो हीटर है, हीटर के हीटिंग एलिमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें। टोस्टर का हीटिंग एलिमेंट और हमारे हीटर का हीटिंग एलिमेंट दोनों नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जो कि निकल और क्रोमियम के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन बाइंडिंग में परिवर्तन की पहचान कीजिए। मतलब दोस्तों जो हमारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो दोस्तों उसमें जो ट्रांसफार्मर हमारे बाहर लगा रहता है उसमें किस प्रकार के बाइंडिंग्स का उपयोग किया जाता है? मतलब उपभोक्ता के लिए कौन सी बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन है स्टार टू स्टार,
डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। दोस्तों जो ऑप्शन 20 का दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है डेल्टा टू स्टार। तो दोस्तों जो हमारे जो इसकी प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है और इसकी जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, हमारे जो बाहर जो घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, वो दोस्तों जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसकी किसकी बनी रहती है, डेल्टा की। और उसकी जो सेकेंडरी बाइंडिंग किसकी बनी होती है दोस्तों, स्टार की बनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे घरों में जो हमारे एप्लीकेशंस जो रहते हैं, जो भी हमारे उपकरण रहते हैं, वो दोस्तों सिंगल फेज एंड जो न्यूट्रल, सिंगल फेज के साथ में हमारे न्यूट्रल के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों जो है हमारा डेल्टा कनेक्शन हम नहीं बना सकते, डेल्टा कनेक्शन में हमें दोस्तों न्यूट्रल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कंज्यूमर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें हमें न्यूट्रल और एक फेज मिलता है, एक न्यूट्रल और एक फेज मिलता है दोस्तों, जो कि हमें स्टार कनेक्शन में ही वो क्या है, पॉसिबल है। तो इसलिए जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है कंज्यूमर के लिए, वो डेल्टा स्टार में बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका इसलिए इसमें ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम वाष्प, सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। ऑप्शन ए है रेड, बी है येलो, सी है वाइट, डी है ब्लूइश वाइट, नीला सफ़ेद। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन बी जो दिया गया है येलो। तो दोस्तों जो सोडियम वेपर लैंप जो होते हैं उनका जो 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 कौन से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, येलो कलर के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों जो ये सोडियम वेपर जो लैंप होते हैं, जो स्टार्टिंग में दोस्तों इनका कलर थोड़ा पिंक होता है। जब स्टार्टिंग में ये जब जलना स्टार्ट करता है, मतलब स्टार्ट करते हैं, तो बाद में जब ये फुल्ली उत्सर्जित होता है इसका प्रकाश, वो येलो कलर का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि प्रचलन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। MCB, MCCB और बेयर एल्यूमिनियम वायर या बेयर कॉपर वायर। तो दोस्तों अगर ऑपरेटिंग करंट 10 से 100 एम्पियर के बीच में है तो हम सर्किट में MCCB का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है MCCB की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। याद रखना है दोस्तों आपको, ये इसकी फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 20, ISI कोड के अनुसार भूसंपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग है। तो दोस्तों जो होता है ना हमारा अर्थ कनेक्शन, उसके लिए अर्थ वायर जो है किस कलर का होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं नीला, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, यह आपके लिए एक होमवर्क है। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।